नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज नुमा क्षेत्र की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है। गायों द्वारा ना चढ़ा जा सकने वाले क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक फिगर से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुजाकार क्षेत्र दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र दिया हुआ है जिसकी हमें तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है, देखिए एक भुजा की हमें लंबाई क्या दे 26 मीटर, दूसरे भुजा की हमें लंबाई क्या दे 28 मीटर और तीसरे भुजा की हमें लंबाई क्या दे 30 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है। यानी गाय को बांधा जाएगा अगर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा यहाँ से, तो गाय जो है इस क्षेत्र को चढ़ पाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, जो हमारी रस्सी की लंबाई होगी यानी 7 मीटर। अगर इस शीर्ष पर बांधा जाएगा तो गाय जो है यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकती है, इस शीर्ष पर बांधा जाएगा तो गाय यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी 7 मीटर, यानी जो हमारी रस्सी की लंबाई होगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, गाय द्वारा ना चढ़ा जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी हमसे इस शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए हम इस शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और गाय द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के हम माइनस करेंगे तो शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए गाय द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा तीनों क्या है, एक चाप है, ये हमारा तीनों क्या है, चाप है, जिसका हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, जो हमारी रस्सी की लंबाई है वही क्या हो जाएगी रेडियस की लंबाई, यानी रेडियस क्या दिया 7 मीटर, यानी तीनों चाप का रेडियस क्या दिया 7 मीटर। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, यानी इन तीनों चाप को अगर हम मिला देंगे तो एक 180 डिग्री वाला चाप हमारा बन जाएगा, जिसका हमारा रेडियस क्या देगा 7 मीटर, यानी 180 डिग्री वाला चाप हमारा क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 7 मीटर रेडियस वाला एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो इससे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में इस त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं दिया है कि हमारा त्रिभुज जो दिया हुआ है वो कौन सा है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए तीनों भुजा की हमें लंबाई दिया हुआ है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए हीरोज फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजा का हम लंबाई का योग करते हैं और उसमें हम 2 से भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाता है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 + 28 क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42 मीटर, यानी सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आ गया 42 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए हीरोज फार्मूला हमारा क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए ए बी सी क्या होता है, हमारा ए बी सी क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई होता है। अब देखिए एस हमारा क्या निकल के आया 42 मीटर, तो हम एस की जगह 42 पुट करेंगे। अब देखिए 30 को हम ए मान लेते हैं, 28 को हम बी मान लेते हैं और 26 को हम सी मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम ए की जगह 30 पुट करेंगे तो हम 42 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद हम बी की जगह अगर 28 पुट करेंगे तो देखिए 42 में से अगर हम 28 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ सी की जगह अगर 26 पुट करेंगे तो 42 में से अगर हम 26 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए इस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 42 को हम लिख सकते हैं 14 × 3 और इस 3 से अगर हम 12 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर हमारा जो है 2 14 है, तो एक 14 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर जब हम 14 को लाएंगे तो एक 14 बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है 12 में 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है 16 है, 16 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 14 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1 32 और 1 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के गया 336 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया।
अब देखिए हम यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा क्या है 7 मीटर है, यानी 7 × 7, 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में जाएगा, 11 में हम 7 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब देखिए शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम इस 336 में से माइनस करेंगे 77, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 259 मीटर स्क्वायर, यानी शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, जिसे जो है गाय नहीं चढ़ सकती है, 259 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ का आयतन क्या होगा। हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो देखिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी हमें क्या निकालना है, L × B × H निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है L × B इक्वल टू हमें क्या दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया B × H इक्वल टू हमें क्या दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया H × L इक्वल टू हमें क्या दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, L × B × H चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को गुना करते हैं। अब देखिए हम इन तीनों इक्वेशन को गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा L² × B² L² × B² × H² इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 12 × 12। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं L × B × H का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 × 12 × 12 हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए L × B × H चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट अंडर करेंगे। देखिए हम यहाँ रूट अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 12 × 12। अब देखिए जब हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो देखिए रूट के अंदर हमारा 2 12 है तो एक 12 बाहर आ जाएगा, ये हमारा क्या है 12 है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अब देखिए 4 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, और यहाँ रूट के अंदर हमारा क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब देखिए 12 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 √3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन हमारा क्या निकल के आ गया 24 × √3 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के असीम रूप से कई समाधान हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5 दिया है। तो देखिए हम इस 5 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये नहीं हमारा हो जाएगा -5 = 0। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 4x + ky, और इस 10 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, -10 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए असीम रूप से कई समाधान है। तो देखिए असीम रूप से कई समाधान के लिए हमारा एक कंसेप्ट होता है कि a1 = a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ हमारा a1 क्या हो जाएगा, a1 हमारा अगर 2 होगा तो a2 क्या होगा 4 होगा, b1 हमारा 3 होगा तो b2 क्या होगा k होगा, c1 हमारा -5 होगा तो c2 क्या होगा -10 होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2/4 = 3/k = -5/-10। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 2 से काट लें तो ये 2 से जाएगा 1 बार में और ये 2 से जाएगा 2 बार में, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/k = माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, 5 से जाएगा 1 बार में और 5 से 10 जाएगा 2 बार में। अब देखिए हम k के जगह क्या रखें ताकि यहाँ भी हमारा 1/2 निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम k के जगह 6 रख ले तो 3 से ये जाएगा 1 बार में और 6 3 से जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा k = क्या निकल के आ जाएगा, k = निकल के आ जाएगा 6, यानी k के 6 मान के लिए, यानी k के वैल्यू 6 होने पर
असीम रूप से कई समाधान होगा, यानी यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। तो हम यहाँ से ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, यानी बी जो है सी से तिगुना कुशल है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि बी का इफिशियंसी अगर 6 यूनिट है तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए का इफिशियंसी क्या दिया कि ए जो है बी से आधा कुशल है, यानी बी का इफिशियंसी अगर 6 यूनिट होगा तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए तीनों के इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी अकेले उस काम को 6 दिन में करता है। तो देखिए अगर हम बी के इफिशियंसी से अगर हम बी के द्वारा लिए गए समय में गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। देखिए बी का इफिशियंसी कितना है, 6 यूनिट, और बी जो है कितना दिन समय ले रहा है, 6 दिन का, यानी टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 36 यूनिट। अब देखिए इस 36 यूनिट काम को अगर तीनों मिलके करेंगे, तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 6 यूनिट और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए 11 यूनिट की इफिशियंसी के साथ 36 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से 3 बार में जाएगा, 11 × 33, ये हमारा हो जाएगा 3 सही 3/11 दिन, यानी कितना समय लग जाएगा, तीनों को मिलके उस काम को समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा, 3 सही 3/11 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा की। राम द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, राम द्वारा पैदल तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पैदल स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, साइकिल का स्पीड दिया है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि राम जो है 8 घंटा में 75 किलोमीटर का दूरी चल रहा है। तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस में टाइम से भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, स्पीड निकल के आता है। तो देखिए अगर हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, जो हमारा बट्टे में रहता है उसी का रेशियो निकल के आता है एलिगेशन लगाने पे, यानी यहाँ बट्टे में क्या है, टाइम है। तो हम स्पीड में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, टाइम का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए पैदल स्पीड क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर घंटा, साइकिल का हमें स्पीड क्या दिया, 12 किलोमीटर पर घंटा। और देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 8 घंटे में 75 किलोमीटर का दूरी चल रहा है, तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस में टाइम से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ हमारा बट्टे में क्या है, 8 है, तो हम यहाँ कैलकुलेशन आसानी करने के लिए हम सभी जगह 8 से गुना कर लेते हैं। हम यहाँ भी 8 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 8 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम 8 से गुना करेंगे। देखिए 8 से हमारा 8 कट जाएगा, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 12 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, 75 है। तो हम यहाँ 96 में से 75 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे 5 में 8 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए 75 से 40 छोटा है, तो हम 75 में से 40 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से 3 बार में जाएगा और ये 7 से 5 बार में जाएगा, यानी पैदल चलने में अगर 3 यूनिट समय ले रहा होगा तो साइकिल से चलने में कितना समय ले रहा होगा, 5 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल समय क्या निकल के आ गया, 8 यूनिट। यहाँ से टोटल समय क्या निकल के आ गया, 8 यूनिट निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया, 8 घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, पैदल तय की गई दूरी। तो हम यहाँ पैदल चलने में कितना समय ले रहा है, हम उस समय को निकाल लेते हैं। तो देखिए पैदल चलने में कितना समय ले रहा है, 3 यूनिट। तो देखिए 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, 8 घंटा, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, यानी पैदल चलने में 3 घंटा का समय ले रहा है। और हमें पैदल का स्पीड क्या दिया, हमें पैदल का स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा, 3 घंटा का समय ले रहा है। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड में समय से गुना करते हैं। तो यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल गया, 15 किलोमीटर, यानी पैदल जो है कितना दूरी तय कर रहा है, 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 3200 रुपया और 3 वर्ष में 3360 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया, 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है 3200 रुपया। 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया, 3200 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया, 3360 रुपया। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए हम ब्याज जब चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं और पहले वर्ष हम ब्याज को काउंट करके और प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है। और पहले वर्ष के अंत का हमारा जो अमाउंट निकल के आता है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। अब देखिए दूसरे वर्ष के अंत का हमारा अमाउंट क्या निकल के आ रहा है, 3200 रुपया। तो दूसरे वर्ष का अंत का जो हमारा अमाउंट होगा वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3200 रुपया, अमाउंट क्या होगा 3360 रुपया, और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का। तो देखिए 1 वर्ष में यहाँ ब्याज कितना मिल जा रहा है, यहाँ ब्याज मिल जा रहा है 160 रुपये का, कितने पर, 3200 रुपये पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि समय कितना है, 1 वर्ष का समय है। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 32 से ये कितने बार में जाएगा, 32 से 160 5 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया, 5%। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 27.5% छूट तथा 7% छूट पर बेचने पर प्राप्त राशियों में 2603.5 रुपये का अंतर है। अंकित मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित मूल्य निकाला है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहला डिस्काउंट क्या दिया, पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 27.5% और हमें दूसरा डिस्काउंट क्या दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ 7%। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 20.5% का। और हमें क्वेश्चन में रुपया में अंतर कितना दिया, 2603.5 रुपये का, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 20.5% का वैल्यू हो जाएगा 2603.5 रुपया। अब देखिए हमें जो है 20.5% का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ कर रहा है वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100%। अब देखिए हमें 20.5% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 127 रुपया। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12,700 रुपया। यानी वस्तु का अंकित मूल्य क्या निकल के आ गया, 12,700 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12,700 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके बना सकते हैं, सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं, या हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान के बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगा के बना लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ने दिया कि लंबाई में 12% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। चौड़ाई को 8% कम कर दिया जा रहा है, यानी माइनस का 8, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 गुने 8 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस का 4 माइनस 12 में 8 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 में हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस 3.04, यानी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 3.04% का वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3.04% का वृद्धि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3.04% का वृद्धि निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है, हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औसत क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में औसत दिया हुआ 30, हमें औसत क्या दिया, 30 दिया, और हमें 2 संख्या दिया हुआ है और हमसे तीसरी संख्या पूछ रहे हैं। देखिए हमें एक संख्या क्या दिया, 18, दूसरी संख्या क्या दिया, 27 दिया है, और हमसे तीसरी संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए औसत हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन में 30 दिया है। तो देखिए 18 30 से कितना कम है, 18 जो है 30 से कितना कम है, 12 कम है। 27 जो है 30 से कितना कम है, 27 30 से 3 कम है। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, -15, यानी ये दोनों 15 कम लेके आ रहे हैं। तो तीसरा संख्या को औसत 30 रखने के लिए 15 ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, यानी तीसरा संख्या क्या हो सकता है, 30 + 15।
30 में 15 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 45। यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8,000 रुपया है तो बी का लाभांश ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बी का लाभांश निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए, बी और सी के हमें लाभांश का रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है 2:3:7 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस लाभ में से ए को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिला है 3 यूनिट और सी को कितना मिला 7 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से औसत लाभ निकाल सकते हैं। हम यहाँ से औसत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों के लाभ को हम ऐड करेंगे और इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा औसत लाभ निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 + 3, ये हमारा हो जाएगा 5, 5 + 7 क्या हो जाएगा 12, यानी ये हमारा क्या होगा 12 यूनिट और हम इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4 यूनिट। यानी औसत लाभ हमारा क्या निकल के आ गया 4 यूनिट निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में औसत लाभ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में औसत लाभ दिया हुआ है 8,000 रुपया। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8,000 रुपया दिया है। 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8,000 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, बी का लाभांश पूछ रहा है। देखिए बी का लाभांश क्या है 3 यूनिट। अब देखिए हमें 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या है 8,000 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा। यानी बी का लाभांश क्या निकल के आ गया 6,000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।